हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सम कैंडिडेट्स के लिए जिनके भी मन में एमफिल को लेके कुछ डाउट्स हैं कि एमफिल है क्या, क्या एमफिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो एमफिल है उसमें क्या चेंजेस आई हैं। और अगर एमफिल हटा दी गई है हमारी नई एजुकेशन नीति से तो फिर भी यूनिवर्सिटीज़ एमफिल की नोटिफिकेशन जारी क्यों कर रही हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो तक बने रहिए, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपकी तरफ से शेयर होनी वीडियो, शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल। शेयर द वीडियो। तो किन किन क्वेश्चंस का मैं आज आपको जो है आंसर देने वाली हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस। व्हाट इज एमफिल? एमफिल क्या है? ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, या इन अदर वर्ड्स हम कहें तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सभी बातें करूंगी, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बातें करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते, ठीक है। पीएचडी और एमफिल, इनमें क्या फ़र्क रहता है और आपको एमए के बाद क्या करने में ज़्यादा बेनिफिट है, पीएचडी या एमफिल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है, अगर एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फिर भी यूनिवर्सिटीज़ इसकी एडवर्टाइजमेंट्स क्यों निकाल रही हैं। बहुत सारे लर्नर्स के मैसेजेस के बाद ये वीडियो मैंने बनाने के बारे में सोचा है कि बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं कि हमें एमफिल में एडमिशन मिल रहा है, हमने एमफिल का एंट्रेंस क्लियर कर लिया है, और क्या अब हमें एमफिल कर लेनी चाहिए या पीएचडी के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मैं इससे पहले भी आपके लिए बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैं आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, पीएचडी कोर्स क्या होता है, कोर्स वर्क का क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें बता सकती हूँ। क्योंकि आखिरकार नेट की प्रिपरेशन आप इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको पीएचडी करना है जेआरएफ निकालने के बाद और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना। सो इसीलिए ये सब चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ अपनी बाकी शेड्यूल क्लासेस का। इस क्लास के बाद अभी स्पेशल क्लास होने वाली है मेरी, आज 11 बजे स्पेशल क्लास है। आज हम उसमें करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की है मैंने, आज वो डिस्कस करेंगे। 2 स्पेशल क्लासेस हैं बिकॉज आज आपका कोई प्लस नहीं है। 11 बजे और एक 5 बजे स्पेशल क्लास है 5 PM पे। दोनों में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स के। इसके अलावा ये देखिए प्लस पे मेरा जो अगले मंथ से कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 Jan से, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये कोर्स है। सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग भी करने वाले हैं। तो सभी थ्योरीज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेन चीज़ ही थ्योरीज है, ठीक है ना। तो आपको क्योंकि थ्योरीज से असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए थ्योरीज को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो थ्योरीज करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम, और बाकी के मनी सप्लाई जो है वो करेंगे। सो 6 बजे ये आपकी क्लास होती है। और अगर आप भी मेरे साथ इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा रेफरल यूज़ करके, दैट इज़ सिमर10। और बता दूं कि इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज मिलते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, क्विज सेशंस होते हैं, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसका PDF भी प्रोवाइड होता है। और दूसरी बात, ये प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, ठीक है। प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी सब्सक्रिप्शन को इंश्योर कर लीजिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए ये जो कोस्ट है आपकी 11,550, और ऊपर से अगर रेफरल यूज़ कर देते हैं तो ये सिर्फ 10,395 रहती है। इसमें आपको दोनों पेपर्स मिलते हैं, वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है। सो सबसे अच्छी बात, इसमें EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप 6 महीने, 12 महीने, 24 मंथ्स वाला कोर्स लेते हैं तो नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, बिल्कुल विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप
इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको मेरी फ्री वाली सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, वेरीफाइड प्रोफाइल है मेरी। यहाँ इसको आप फॉलो कर लेंगे तो जैसे ही मैं किसी नई क्लास का शेड्यूल लगाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है जी। पुरानी नई सारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। चलो सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इन सभी क्वेश्चंस का मुझे आपको जवाब देना है। एमफिल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बेनिफिट्स क्या हैं, पीएचडी एमफिल में फ़र्क, एमए के बाद पीएचडी ऑप्ट करें या एमफिल, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल में क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले पीएचडी क्या है। एक्चुअली पीएचडी इज ए मास्टर इन फिलोसफी, है ना। ये 2 ईयर का रिसर्च प्रोग्राम है, 2 ईयर का रिसर्च प्रोग्राम है और इसमें जोर किस बात पे दिया जाता है, आपको रिसर्च सिखाने में। ठीक है, हाउ टू डू रिसर्च, रिसर्च कैसे होती है। ठीक है, रिसर्च कैसे होती है, सो इन सब चीज़ों पे इसमें जोर दिया जाता है। जैसे कि पीएचडी में हमने कुछ न्यू रिसर्च करनी होती है ना, कुछ मैंडेटरी होता है कुछ नया, लेकिन एमफिल में ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़रूरी कि आपको कुछ नई रिसर्च करनी है। जस्ट आपको अच्छे से सीखना है कि रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से इसे किया जाता है। सो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एमफिल। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं एमफिल के। एमफिल के एक तो बेनिफिट ये होता है इजी टू गेट एडमिशन इन पीएचडी। पीएचडी में एडमिशन लेना आपके लिए इजी हो जाता है अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो। ठीक है, इजी टू गेट एडमिशन इन पीएचडी। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एमफिल कैंडिडेट्स को ही पीएचडी के लिए प्रेफर करती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही रखना है, प्रेफर उन्हें करती हैं। और एमफिल कैंडिडेट्स की को बहुत प्रेफरेंस मिलती है, ओबियसली सी बात है, जब आप पीएचडी का एंट्रेंस देने जाते हैं तो। एमफिल का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपका मास्टर्स का सिलेबस होता है उसी से रिलेटेड होता है। एमफिल का एंट्रेंस देके ही आपको किसी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए एडमिशन मिलती है और पीएचडी लेने में आसानी रहती है अगर आपके पास साथ एमफिल की डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ डूइंग एमफिल। अच्छा, सो अब इसके कुछ डिसफेवर में अगर मैं बोलूँ तो पीएचडी का को हम एक मैं टाइम वेस्ट भी बोल सकती हूँ। टाइम वेस्ट इसलिए बिकॉज मास्टर्स के बाद, एमए के बाद या एमएससी के बाद आपको एलिजिबिलिटी चाहिए 2018 के यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पीएचडी की। ठीक है ना। सो अगर आप सीधा पीएचडी करते हैं तो मिनिमम 3 साल की पीएचडी है, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एमए या एमएससी के बाद सोचते हैं कि हम पहले एमफिल में चले जाएं, 2 साल एमफिल में लगेंगे आपके, उसके बाद 3 साल पीएचडी में लगेंगे आपके, मिनिमम बता रही हूँ। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। सो ये 2 साल आपके कहीं आपका टाइम वेस्ट ना कर दे। ठीक है, तो डेट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ एमफिल। अब बहुत सारे लर्नर्स का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर नई एजुकेशन पॉलिसी में से एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है, फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एमफिल का नोटिफिकेशन क्यों निकाल रही हैं। क्योंकि जब भी कोई नीति आती है ना, जब भी कोई न्यू पॉलिसी आती है वो आते सार ही इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, उसे टाइम लगता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। सो अगर एनईपी आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी इम्प्लीमेंट हो गई है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जो भी हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उसने अपने आप पे उसके अभी रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसमें हो सकता है टाइम लगे। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ एमफिल का नोटिफिकेशन निकाल रही हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है, वो एमफिल आपकी वैलिडेट होगी। ठीक है, वो एमफिल आपकी वैलिडेट होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये बता दूँ, अब बहुत सारे लर्नर्स को ये डाउट है कि क्या एमफिल जिन्होंने पहले कर रखी है उनकी वेस्ट हो गई। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको ये चीज़ पता होगी कि जो आपकी स्कोर बनती है उसमें एमफिल के मेरे ख्याल से आपको अप्रॉक्सीमेट 7 पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि अगर आपने अकेली पीएचडी की है तब भी आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने पीएचडी एंड एमफिल की है तो ये नहीं है कि आपके 37 पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर भी मैक्सिमम पॉइंट्स आपको 30 ही मिलते हैं।
यहाँ पे एमफिल करने का डिसएडवांटेज सामने आता है थोड़ा सा, कि अगर जिस इंडिविजुअल ने पीएचडी नहीं कर रखी उसके पास एमफिल के 7 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन एमफिल के बाद पीएचडी करता है तो भी उसकी टोटल स्कोर पीएचडी जितनी ही रहती है, एमफिल के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको इतनी चीज़ का पता है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर पोस्ट के लिए या फिर अपनी पोस्ट में प्रमोशन के लिए असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। सिर्फ एमफिल से आप एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक पर नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए आपको पीएचडी चाहिए। मतलब कि अगर आपने एमफिल कर भी ली है तब भी आपको अपनी जो है डेजिग्नेशन स्टेबल करने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली आपको उस लाइन में जाने के लिए पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप एमफिल के बाद पीएचडी करते हैं तो उसका बेनिफिट कोई नहीं है, बिकॉज मार्क्स आपके तब भी 30 ही रह रहे हैं, एमफिल के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे। बात समझ में आई। सो इसी कुछ चीज़ों को देखते हुए अभी एनईपी में एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पर यूनिवर्सिटीज़ अगर इसकी नोटिफिकेशन निकाल रही हैं तो इसका मतलब ये अभी वैलिडेट है, अभी यूनिवर्सिटीज़ ने इसका नोटिफिकेशन निकालना बंद नहीं किया। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट एमफिल में एडमिशन ले रहा है तो उसे 7 मार्क्स एमफिल के मिलते हैं जब तक उसकी पीएचडी नहीं होती, और उसे इन 7 मार्क्स के अकॉर्डिंगली किसी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अपनी डेजिग्नेशन को स्टेबल रखने के लिए और अपनी प्रमोशन के लिए उसे बाद में पीएचडी करनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब के साथ साथ करे। और तब उसे पता लगता है कि पीएचडी के बाद भी उसे 30 ही स्कोर मिल रही है, और अगर एमफिल नहीं की होती सीधा पीएचडी करता तब भी 30 मिलनी थी, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको ये वैसे एडवाइस करूंगी कि बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आप मास्टर्स के बाद सीधा पीएचडी की तरफ जाएं, और हो सकता है तो प्लीज़ जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करें, उसका बेनिफिट आपके लिए ही ज़्यादा है, ठीक है। विदाउट जेआरएफ भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जेआरएफ के थ्रू रेगुलर पीएचडी करते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है, बिकॉज एक आपको फेलोशिप भी मिल रही है और आपकी स्टडी भी चल रही है, आप अर्निंग वाइल लर्निंग का काम कर रहे हैं जेआरएफ के साथ, बजाय के पीएचडी पे इतने सारे फीस भरने पे, पैसे खर्चने पे। अगर आप फेलोशिप के थ्रू करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए एमफिल करने की बजाय, ठीक है। अब कई लर्नर्स क्या करते हैं, जब जैसे ही अभी ये रिजल्ट आया है नेट का, तो बहुत सारे लर्नर्स ने जिन यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल का नोटिफिकेशन आउट हुआ था वहाँ पे एमफिल का फॉर्म फिल कर दिया, और जिन यूनिवर्सिटी में पीएचडी का हुआ था वहाँ पे पीएचडी का कर लिया। अब उनका क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हमने एमफिल का फॉर्म फिल कर दिया और हमारी एमफिल में जो है वो सिलेक्शन हो गई है और पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुई, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एमफिल का टेस्ट क्लियर हुआ है वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की है, मतलब उसका नाम ज़्यादा है, रैंकिंग वगैरह उसकी ज़्यादा अच्छी है, और जिस यूनिवर्सिटी में हमारा पीएचडी का एंट्रेंस क्लियर हुआ है वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, या वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई भी ऐसा रीज़न, ठीक है। सो अब हम क्या करें, अब हम एमफिल के लिए फिर ऑप्ट करें या फिर पीएचडी कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे भी मेरी आपसे यही सलाह है कि आप रेदर देन एमफिल पीएचडी के लिए ऑप्ट करें, बिकॉज क्या हो जाएगा, पीएचडी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नेट क्लियर है या जेआरएफ क्लियर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में आराम से। लेकिन एमफिल में आपके 2 इयर्स बर्बाद जा रहे हैं, यहाँ पे 2 साल बर्बाद जा रहे हैं, और वो भी अगर इन 2 सालों के बाद आपको पीएचडी करनी पड़े तो वो एमफिल का फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी स्कोर 30 ही आपको मिल रही है पीएचडी के जितनी। पुराने जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमफिल कर रखा है लेकिन उनका पीएचडी नहीं है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को काट दिया गया है, फिर भी उनकी स्कोर में वो एमफिल के 7 मार्क्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। सो ऐसी कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि क्या हमारी एमफिल वेस्ट चलेगी, नहीं, एमफिल का जो पहले एडवांटेज था वही एडवांटेज रहेगा। हाँ, आगे यूनिवर्सिटीज़ आने वाले टाइम में एमफिल का नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगी और एमफिल का कोर्स यूनिवर्सिटी से बंद कर दिया जाएगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन जितनी देर अभी यूनिवर्सिटीज़ एमफिल का नोटिफिकेशन निकाल रही हैं, मतलब तब तक एमफिल अभी वैलिडेट है और आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एडवाइस किया, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं, और उसका जो भी आपको 7 नंबर मिलते हैं वो मिलेंगे, नो डाउट। अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो वो मिलेंगे, और पिछले जितने भी स्टूडेंट्स ने एमफिल किया है उनको भी उसके नंबर आने वाले टाइम में फ्यूचर में मिलते ही रहेंगे।
जब भी उन्होंने पीएचडी की है उनके नंबर उन्हें मिलते ही रहेंगे। क्लियर? सो ये चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। तो इसमें से मैंने आपको बता दिया एमफिल क्या है, इसके बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस क्या है कि पीएचडी में एडमिशन लेनी थोड़ी आसान हो जाती है। अनफेवरेबल पॉइंट्स इसके ये हैं कि थोड़ा इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। एमए के बाद आपके 5 साल लग जाते हैं, अल्टीमेटली आपको पीएचडी तो करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो पीएचडी और एमफिल में फ़र्क यही रहता है कि जो एमफिल है ये आपका जस्ट रिसर्च करना आप सीखते हैं, इसमें लर्न करते हैं कि आपको कैसे रिसर्च करनी है। जो पीएचडी है इसमें आप कुछ नया रिसर्च करते हैं, कोई नई चीज़ जैसे इलैबोरेट करते हैं, है ना? तो एमफिल में आपका काम है जस्ट सीखना, इसमें आप डिसर्टेशन अपनी बनाते हैं, जबकि पीएचडी के एंड में थीसिस बनता है आपका। ठीक है? सो एमए के बाद मैंने आपको एडवाइस किया कि आपको अब पीएचडी करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि एमए के बाद अपना नेट या जेआरएफ क्लियर करके आपकी पीएचडी करें। जेआरएफ हो सकता है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, अपनी जेआरएफ के थ्रू अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है? सो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एनईबी में चाहे पीएचडी डिसकंटिन्यू होगी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अभी भी निकाल रही हैं, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और जब तक यूनिवर्सिटीज़ निकाल रही हैं तब तक आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं और पीएचडी आपके लिए वैलिडेट है। उसका जो भी पहले बेनिफिट था अभी बेनिफिट होगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ एमफिल का कोर्स ही बंद कर देंगी, वैकेंसीज ही निकालनी बंद कर देंगी, नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगी एमफिल का, तो ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है जी? तो ये चीज़ें मैंने आपको आज बतानी थी इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयरिंग। तो ओके, इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आपको इसी तरह की कुछ और जानकारी चाहिए पीएचडी के रिगार्डिंग, रिसर्च से रिगार्डिंग, या अपने कोर्स वर्क से रिगार्डिंग, प्रपोजल कैसे लिखना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है? किसी भी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़रूर लेके आऊँगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।